कल अपन ने कहाँ तक देख लिया था, अपन ने सरफेस टेंशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। सरफेस टेंशन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। सरफेस टेंशन से क्या पता चलता है कि मेनिस्कस कैसा बन रहा है, कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है कि कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा है। कॉनकेव मेनिस्कस कैसे कहलाता है, जो बैठे जैसा देखे, अंदर से ऐसा देखे, 90 से कम। और कॉन्वेक्स मेनिस्कस ऐसे कहलाता है। फिर अपन ने एंगल ऑफ कांटेक्ट देखा। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब कि अपन ये टेस्ट ट्यूब है ना, ये पैरेलल रहेगा, ये अभी ऐसा बन गया है, पैरेलल है पूरा। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या कहलाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब अपन टेस्ट ट्यूब का एंगल, टेस्ट ट्यूब से टेंजेंट बनाएंगे और मेनिस्कस से टेंजेंट बनाएंगे। शर्त क्या है कि दोनों टेंजेंट होने चाहिए लिक्विड के अंदर, लिक्विड के बाहर नहीं जाना चाहिए कोई भी टेंजेंट। यहाँ पे दोनों टेंजेंट लिक्विड के अंदर है, इस एंगल को अपन कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब सवाल कैसे आते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट कब बढ़ता है कब कम होता है, मेनिस्कस कब कॉन्केव होती है कब कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स मेनिस्कस में एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है कि ऑब्ट्यूज होता है, एक्यूट ऑब्ट्यूज होता है। अच्छा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस मतलब 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा मतलब ऑब्ट्यूज हो गया। कॉन्केव मेनिस्कस में एक्यूट हो गया। फिर अगर इसमें अपन गर्म कर देंगे, इस वाले को गर्म कर रहे हैं, कॉन्केव मेनिस्कस को गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम मतलब जो इन दोनों के अंदर अंदर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्स लगती है, कोहेसिव फोर्स, और इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्स लगती है, यहाँ पे लिख देते एडहेसिव और यहाँ पे लगती है कोहेसिव। ठीक, अब अगर इसको अपन गर्म कर देंगे तो सरफेस टेंशन कम होगी। सरफेस टेंशन कम होगी मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, मतलब कोहेसिव फोर्स कम हो गई। कोहेसिव फोर्स अगर कम हो जाएगी मतलब ये और ज्यादा खींच लेगा, मतलब एंगल कम हो जाएगा। अगर इसको गर्म करेंगे तो इसमें भी सेम फोर्स, कोहेसिव कम हो जाएगी। कोहेसिव कम मतलब आपस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब एडहेसिव खींचने लगेगा, मतलब इसका भी एंगल कम होगा। मतलब गर्म करने में एंगल होता है कम, तो अगर सरफेस टेंशन कम होती है तो एंगल कम हो जाता है। सिंपल से इसको देख के ही पता चल रहा है इसका एंगल ज्यादा क्यों है, क्योंकि सरफेस टेंशन ज्यादा है। तो अगर सरफेस टेंशन को कम करेंगे तो एंगल अपना कम हो जाएगा। फिर एक चीज और है, अगर अपन सोल्यूबल चीज में मिला रहे हैं, अगर इसमें सोल्यूबल चीज मिलाई तो क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा, एंगल हो जाएगा ज्यादा। इसमें भी सोल्यूबल चीज मिलाएंगे, सरफेस टेंशन बढ़ेगा, एंगल हो जाएगा ज्यादा। अगर इसमें इनसोल्यूबल चीज मिलाएंगे तो सरफेस टेंशन कम, एंगल कम। इसमें इनसोल्यूबल चीज मिलाएंगे तो सरफेस टेंशन कम, एंगल भी कम। फिर इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ, ये मान लो एक ड्रॉप है, ये दूसरी ड्रॉप है। अब बताओ सरफेस टेंशन किसका ज्यादा है, इसका कि इसका? ऊपर वाले का सरफेस टेंशन ज्यादा है। यहाँ से भी अपन एंगल ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है, 2 पॉइंट ले लो, मान लो ये ड्रॉप ऐसी है, यहाँ पे अपन ने 2 पॉइंट लेने हैं, एक पॉइंट लेना, उससे 2 टेंजेंट बनाने हैं। एक टेंजेंट कहाँ रहेगा, जो भी मटेरियल है एक टेंजेंट उसका बना देंगे, कोई भी मटेरियल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ भी। एक टेंजेंट बना देंगे पानी के अंदर, पानी के बाहर नहीं जाए, अपन को जो भी लिक्विड है उसके अंदर साइड लेके जाना है। फिर एक टेंजेंट बना देंगे लिक्विड का। ये टेंजेंट कैसे भी बना सकते थे, लेकिन लिक्विड से दूर जाते हैं, इसलिए अपन को लिक्विड से छुपाते हुए बनाना है। तो ये 2 टेंजेंट बन गए। अब यहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट, यहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूज है, 90 से ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, एक्यूट। यहाँ पे एंगल एक्यूट है, 90 से कम है। ऊपर वाले को देख के अपन क्या बोल सकते हैं कि जो इसकी कोहेसिव फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है। मतलब यहाँ पे कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है, यहाँ की एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है। यहाँ की कौन सी ज्यादा है, एडहेसिव की कोहेसिव? एडहेसिव। यहाँ पे एडहेसिव ज्यादा है, यहाँ पे कोहेसिव ज्यादा है। ठीक, अब इसमें तुम लोग के नोट्स में एक जगह गलती लिखी है, यहाँ पे कहाँ से पढ़ते हैं, मान लो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सही है। उसके बाद एक मिनट बता, शेप ऑफ मेनिस्कस। A concave meniscus, which is what you normally will see, occurs when molecules of liquid are attracted to those of the container. Keep this occurs when water and glass tube, the concave meniscus are attracted to each other.
यहाँ पे लिखा है द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द लिक्विड द सॉलिड विथ विच इट कम्स इनटू कॉन्टेक्ट एंड द मीडियम दैट एग्जिस्ट अबव द लिक्विड। मीडियम क्या हुआ, देखो ये दिया है कि एंगल किस पे डिटरमाइन होता है, सबसे पहले सॉलिड पे, ये जो भी अपना ग्लास रहेगा उस पे, लिक्विड पे, और ऊपर कैसा मीडियम है, एयर है, जो भी गैस है ऊपर मीडियम, इन तीनों पे डिटरमाइन होता है अपना एंगल, अपना क्या कॉन्केव मेनिस्कस रहेगा या कॉन्वेक्स मेनिस्कस रहेगा। अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों तरीके के मेनिस्कस एक पॉइंट ऐड करा रहा, किस पे होते हैं, मान लो तुम्हारा कॉन्केव मेनिस्कस है और कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, दोनों किससे डिटरमाइन होते हैं। हमने 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया सरफेस टेंशन, और चौथा ऑप्शन हमने दे दिया एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। अब बताओ किससे डिटरमाइन होगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट से। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि जो मेनिस्कस रहता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट से डिटरमाइन होता है। यहाँ पे ये सवाल आ सकता है कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बता रहे हैं, सरफेस टेंशन, जिसका ज्यादा सरफेस टेंशन था तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बड़ा हो जा रहा था, कम सरफेस टेंशन मतलब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कम हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल सरफेस टेंशन डिटरमाइन नहीं कर रहा, सरफेस टेंशन केवल डिटरमाइन कर रहा कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिटरमाइन होता है वो कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी से डिटरमाइन होता है। तो सरफेस टेंशन का एडहेसिव प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सरफेस टेंशन वाली चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि सरफेस टेंशन केवल कोहेसिव प्रॉपर्टी के लिए है। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वाला आंसर सही आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइजेस, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइजेस, ये लिखा है गलत, ठीक है। अब अपन ने इसमें लिखा है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन कम होगा, सरफेस टेंशन अगर कम होगा तो कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कम होता है जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कम होता है, तो ये वाली चीज लिखिए गलत। फिर उसके आगे क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा, ऊपर जाता इसमें लिखना था द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइजेस, राइज मतलब बढ़ना। फिर क्या लिखा है, व्हेन सोल्यूबल impurities are added to the liquid the angle of contact decreases। अब देखो ये भी गलत लिखे, इसमें सबसे पहले लिखे soluble impurities, अगर impurities है तो उसको अपन या तो लिख सकते हैं insoluble। देखो अपन को पता है insoluble मिलाएंगे तो एंगल कम होगा कि ज्यादा, सॉरी देखो insoluble मिलाएंगे तो सरफेस टेंशन कम होगा, सरफेस टेंशन कम तो एंगल कम, ठीक। तो insoluble को मिलाते हैं तो एंगल कम होता है, और अगर soluble को मिलाते हैं तो एंगल ज्यादा होता है। तो या तो यहाँ पे कैसे चेंज करोगे, या तो यहाँ जो सोल्यूबल लिखा है उसकी जगह इनसोल्यूबल लिख लेना, या फिर जो डिक्रीज लिखा है वहां पे इंक्रीज कर लेना। तो लास्ट वाले दोनों पॉइंट सुधार लेना, ठीक है। और बाकी लिखा है तो एक बार हम गूगल से चेक भी कर लेते हैं, गूगल से चेक कर लो यार तुम लोग क्या बोल रहे हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, ये कौन सी चैप्टर की नोट्स में मालूम है, As the temperature increases, the angle of contact decreases, decreases लिख दो, increase होगा तो अपने आप पता चल जाएगा। as the temperature increases, the surface tension and cohesive force among liquid molecules weak। हाँ, तो ये लिखा है एंगल ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट विद सॉलिड सरफेस डिक्रीजेस, ठीक है, मतलब एंगल डिक्रीज ही होगा, ठीक है। सोल्यूबल वाली प्रॉपर्टी में भी वही होगा वहां पे। तो ये दोनों पॉइंट करेक्ट कर लेना जो नोट्स में दिए हैं, कहीं पे लिख लो कि नोट्स में ये दोनों पॉइंट गलत दिए हैं। फिर इसके बाद आ जाओ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, ये तो कल ही पढ़ा दिया था। फिर आज अपन को क्या पढ़ाना है, आज पढ़ाना है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी मतलब क्या होता है, देखो कैपिलरी मतलब क्या होता है, 9th क्लास या 10th क्लास में तुम लोग को बायो में पढ़ा होगा कि ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। फिर आर्टरीज और वेन्स मिलती कहाँ है, मान लो ये आर्टरी है, 2 आर्टरी है, चलो एक आर्टरी है और ये एक वेन है, ये मिलती कैसे हैं, ये मिलती हैं छोटी छोटी कैपिलरी के थ्रू।
ठीक है। तो कैपिलरी क्या होगी, जो सबसे छोटी ब्लड वेसल होती है उसको अपन कैपिलरी कहते हैं। तो कैपिलरी यहाँ पे बायोफिजिक्स में अपन को क्या मतलब है, जैसे सबसे छोटी ट्यूब, सबसे छोटी ब्लड वेसल, वैसे ही एक बिल्कुल पतली सी ट्यूब को अपन कहते हैं कैपिलरी। ठीक, एक बिल्कुल पतली सी ट्यूब कहलाती है कैपिलरी। अब बताओ, यहाँ पे अपन एक कैपिलरी डाल रहे हैं, बिल्कुल पतली ट्यूब, अपन थोड़ा सा मोटा बना ले रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल पतली है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल इतनी पतली, अपन ने थोड़ी मोटी बना ली। यहाँ पे भी कैपिलरी डाल दो। अब यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी कैपिलरी के अंदर वाटर का होगा मूवमेंट, कैपिलरी के अंदर वाटर का होगा मूवमेंट। सबसे पहले एक नॉर्मल एग्जांपल लो, एक अपने पास ऐसे हॉलो सिलेंडर कैपिलरी ट्यूब है ना, दोनों साइड से खोखली होनी चाहिए ना, टेस्ट ट्यूब नहीं, दोनों साइड से खाली है। अब मान लो जैसे अपने पास हॉलो सिलेंडर लेते हैं ना, हॉलो सिलेंडर है बड़ा सा थोड़ी, उसको पानी में डाल दिया, मान लो ये है अपने पास पानी। ठीक, अब इसमें अगर अपन ने ऐसा कुछ डाला तो बताओ ना, पानी ऊपर चढ़ेगा नीचे रहेगा, इसके अंदर देखेंगे तो पानी का लेवल सेम रहेगा। लेकिन अगर स्ट्रेट डालेंगे तो नीचे चले जाएगा। हाँ, स्ट्रेट डालेंगे तो नीचे चले जाएगा। क्या नीचे चला जाएगा, हॉलो नहीं नीचे चला जाएगा वो, ठीक है। मान लो पकड़ के रखे, मान लो यहाँ डाल के ऐसे पकड़ के रखे, तो क्या होगा, पानी का लेवल बराबर होगा, इसके बाहर जितना लेवल अंदर भी उतना ही लेवल होगा। ये कब होता है, अगर अपन बहुत मोटे डायमीटर का डाल रहे हैं। अब अगर अपन ने छोटे डायमीटर का डाला, छोटे डायमीटर वाले को क्या कहते हैं, कैपिलरी। अगर कैपिलरी डालते हैं तो इसके अंदर वाटर का लेवल चेंज होता है, मतलब यहाँ से वाटर का लेवल जो ऐसा था, इसके अंदर वाटर का लेवल ऐसा नहीं रहेगा, इसके अंदर वाटर का लेवल हो जाएगा चेंज। अब देखो कैसा चेंज होता है, अगर अपना कॉनकेव मेनिस्कस है, कॉनकेव मेनिस्कस है तो क्या होता है, वाटर लेवल हो जाता है राइज, मतलब जो वाटर लेवल यहाँ पे रहना चाहिए था, वाटर लेवल यहाँ तक आ जाता है। अब बताओ यहाँ आने के बाद ऐसा रहेगा क्या, देखो ऐसा नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बन रहा था कौन सा, कॉनकेव मेनिस्कस। देखो जो मटेरियल ये है ना, ये ग्लास है, अपन ने ग्लास कैपिलरी ली है मान के चलो, तो यहाँ पे भी अपना बनेगा ये वाला मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस। यहाँ पे कॉन्वेक्स बन रहा था, लेकिन जब कॉन्वेक्स मेनिस्कस की बात होती है तो टेम्परेचर राइज नहीं होता, टेम्परेचर फॉल हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर फॉल हो और यहाँ पे बनेगा कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, तो कैपिलरिटी में क्या, कैपिलरिटी मतलब ये होता है, कैपिलरिटी में पढ़ना है कि अगर अपन एक बिल्कुल स्मॉल डायमीटर का ट्यूब, पहले कैपिलरी मतलब बता दें, कैपिलरी क्या होता है, बिल्कुल पतला सा ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत छोटा हो, उस ट्यूब को अगर अपन किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो अगर कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है तो वाटर का लेवल राइज हो जाता है कैपिलरी के अंदर। जो ये राइज होता है वो किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट राइज हो गया, किसके कारण राइज हुआ, सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण कैसे हुआ, वो अपने मतलब की चीज नहीं है, क्या लिखोगे, कैपिलरी मतलब समझाना है। फिर अगर कॉनकेव मेनिस्कस में डालते हैं तो वाटर राइज हो जाता है, किसके कारण राइज होता है, सरफेस टेंशन के कारण। अगर कॉन्वेक्स मेनिस्कस में डालते हैं तो कैपिलरी के अंदर वाटर लेवल लो हो जाता है, किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। अब इसमें एक चीज मानने वाली ये है कि अपन को जो मेनिस्कस आएगा, जो जैसा भी मेनिस्कस आएगा, किसके हिसाब का आएगा, ग्लास के हिसाब का आएगा। यानी जो इसका ट्यूब है, क्या कहते हैं, ये जो कैपिलरी का जो मटेरियल है उसके और वाटर के बीच का जो मेनिस्कस रहेगा उसके हिसाब से तुम्हारा ये आने वाला है। मान लो कि यहाँ पे किनारे अपन ने लिया क्या, मान लो अपन ने ले लिया सिल्वर, किनारे अपन ने ले लिया सिल्वर। ठीक, अब सिल्वर में हमने क्या बताया था, सिल्वर और वाटर, अंदर ले लिया वाटर, सिल्वर और वाटर के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना रहता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो सिल्वर ले लिया ये और ये है वाटर, 90 डिग्री का एंगल, कोई मेनिस्कस नहीं बना। अब बताओ अगर इसमें हमने कैपिलरी डाली ग्लास की, कैपिलरी डाली जिसका मटेरियल है ग्लास, अब बताओ क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो वाटर लेवल इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि अपन को पता है ग्लास और वाटर के बीच में कैसा मेनिस्कस बनता है, कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस बनता है तो देखो यहां से 90 आ रहा है, ये तो ठीक है, यहां से 90 आ रहा है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके जब ग्लास को छू रहा है तब ये 90 नहीं रहेगा ना, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से 90 रहेगा लेकिन ये वाला 90 नहीं रहेगा, ये थोड़ी सा ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। फिर यहां से नहीं रहेगा तो यहां से भी नहीं रहेगा,
यहाँ से भी ऊपर चढ़ जाना चाहिए था, उसको छोड़ो। यहाँ से 90 है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लास की प्रॉपर्टी है ग्लास और वाटर के बीच में कॉनकेव मेनिस्कस। अब इसके अंदर का जो मेनिस्कस रहेगा वो भी रहेगा कॉनकेव रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्लास और वाटर है, मतलब यहाँ पे भी रहेगा कॉनकेव मेनिस्कस। लेकिन हाँ, ये मेनिस्कस ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैपिलरी है और कॉनकेव मेनिस्कस बना रही। तो ग्लास के अंदर अगर कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा तो ऊपर बनेगा, और अगर कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा तो नीचे बनेगा। ठीक है, कैपिलरिटी समझ में आ गया। कैपिलरी बिल्कुल स्मॉल ट्यूब। अगर इस मटेरियल में कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है तो ऊपर जाएगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा है तो नीचे जाएगा। बाहर कौन सा मटेरियल उस पर डिपेंड नहीं करता, कैपिलरी किस मटेरियल की है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कैपिलरी समझ में आ गया अच्छे से। अब इसकी हाइट वगैरह भी होती है, हाइट वगैरह नहीं थी तो नहीं करा रहे हैं अलग से। एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल इसी के पढ़ के बता दे रहे क्या दिए हैं। मान लो प्लेसिंग अ स्ट्रॉ इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, एक स्ट्रॉ डाल दी अपन ने वाटर की ग्लास में। अब स्ट्रॉ प्लास्टिक और वाटर के बीच में जैसा भी मेनिस्कस रहेगा उस हिसाब से वाटर ऊपर या नीचे जाएगा। फिर डिपिंग अ पेपर टॉवेल इनटू वाटर, इसको मत लिखना, इसको मत लिख के आना। 10 देखो ये लास्ट वाला लिखना। द सेट राइजिंग फ्रॉम रूट्स इन द ट्री। इसका क्या मतलब है? देखो द सेट ऑफ, देखो द सेट एसएपी लिखा है। द सेट, सेट देखो इसके लिए यूज हो रहा है। जमीन से रूट क्या खींचती है? पानी खींचती है। तो जमीन से पानी और मिनरल वगैरह उसको मिला के उसको लिखा है सेट। तो सेट की जगह वाटर भी लिख सकते हो, सेट भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। रूट्स ऑफ ट्री से जो वाटर ऊपर आता है किसके कारण आता है? देखो जो तुम्हारा पेड़ रहता है, पेड़ ऐसा तो रहता नहीं, जैसा बाहर से दिखता अंदर से तो ऐसा होगा नहीं। तो बाहर से अपन को दिख रही मान लो लकड़ी, ये अपना पेड़ है। ठीक, बाहर से अपन को दिख रही लकड़ी और यहाँ पे ऐसे रूट्स है। अब इसके अंदर क्या सिस्टम होता है? इसके अंदर रहते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक, तो फ्लोएम से अपन को लेना देना नहीं, क्योंकि फूड का ट्रांसफर करता है, अपन को जाइलम से लेना देना है। तो मान लो ये है अपना जाइलम। अब जाइलम क्या करेगा? यहाँ से पानी खींचेगा, यहाँ से पानी ऊपर आएगा। किसके कारण आएगा? कैपिलरिटी लिख सकते हैं ना, दूसरे पे नॉमिनल लिख सकते हैं। यहाँ पे कैपिलरिटी के लिए अपन को इसके एग्जांपल दिए। अब अपन को पता है जो जाइलम और फ्लोएम है टिश्यू के ट्यूब है। अगर टिश्यू की ट्यूब है तो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे होंगे यानी टिश्यू तो दिखता भी नहीं है ना, यानी सेल नहीं दिखता, टिश्यू से थोड़ा सा बड़ा रहता है। टिश्यू के ट्यूब छोटे छोटे होंगे तो कैपिलरी का काम करेंगे। तो जो भी सेल यानी प्लांट अपने जो भी सेल ट्री में ऊपर चढ़ता है थ्रू जाइलम लिख सकते हो, रूट्स लिख सकते हो। ये भी किसके एग्जांपल है? कैपिलरी के एग्जांपल है। अब ये जो इसमें लिखा है स्पॉन्ज वाला एग्जांपल, ये मत लिख के आना। पेपर टॉवल वाला एग्जांपल मत लिख के आना। ठीक है, पहले एग्जांपल लिखोगे और आखिरी एग्जांपल लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरिटी की बात होती है ना, एब्जॉर्प्शन अलग चीज हो जाती है। फिर अपना सरफेस टेंशन वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब अपना बचता है विस्कोसिटी वाला पार्ट। तक हो जाएगा वो। हाँ, पढ़ाई कीजिएगा कौन से नोट्स आ गए थर्मोडायनेमिक्स में? मेरा कितने दिन में कराया? कितने दिन में कराया? 2-3 दिन बस। हाँ, तो 2-3 दिन में अगर हमने करा दी तो अपन तो करा ही लेंगे 2-3 दिन में। केमिस्ट्री का पढ़ेंगे यार। और वेव्स कितना बचा? इसको लगा रहा है वेव्स का पर मैं तो स्कूल ही नहीं गया समझा रहे हो सर? वेव्स हो रहा है अभी कितना चल रहा है, वेव चल रहा है। हो गया ना, टेस्ट मैच दे रही ना वो तो ऐसे ले लिया तूने। ठीक है, अब तुम लोग को वैसे भी खत्म होने तो वेव्स कितने दिन कराएंगे? कुछ दिन और कराएंगे ना, प्रैक्टिकल वगैरह भी कराना होगा। अब देखो लेटर लिख देना आज। हाँ हाँ, चलो यहाँ पे देखो। अब अपन क्या में आ गए? विस्कोसिटी में। आज तो बोला ना मैं इतना बात नहीं करता उससे। आज तक लगा तू लगाना मैं बात नहीं। अभी पढ़ लो, बाद में देख लेना। मैंने कंप्लीट किया। अभी बात आ गई अपन विस्कोसिटी में। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी देखो, एक
विस्कोसिटी में 3-4 चीज पढ़ने हैं। विस्कोसिटी पूरा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ब्रॉड नहीं है, कॉन्सेप्ट तो छोटा ही है। विस्कोसिटी में क्या, एक होती है विस्कस फोर्स, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। ये दो चीजें अपन को लेके, एक होता है विस्कोसिटी ग्रेडियंट, 3-4 चीजें बताते सब क्या है। मान के चलो पहले बिल्कुल नॉर्मल पानी ले लो, ये पानी है, कौन सा लेंगे विस्कोसिटी में अपन, कौन सा फ्लूइड लेंगे, यहाँ पे भी अपन आइडियल फ्लूइड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अपन आइडियल फ्लूइड नहीं लेंगे। आइडियल फ्लूइड जब अपन ले रहे थे बर्नौलीज प्रिंसिपल में, तो वहां पे क्या बताया था कि रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, है ना, दो लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, लाइन से चलना चाहिए, अपन ये सब लेते थे। विस्कोसिटी में अपन को ये नहीं लेना, विस्कोसिटी में लाइन से चलना अपन को कंसीडर करना है कि लाइन से तो चल रहे हैं लेकिन दो के बीच में फ्रिक्शन होगी, मतलब यहाँ पे रियल फ्लूइड की बात हो रही है, यहाँ पे आइडियल फ्लूइड की बात नहीं हो रही। बर्नौलीज प्रिंसिपल में आइडियल फ्लूइड देते थे, यहाँ पे अपन को रियल फ्लूइड लेना है। रियल फ्लूइड में क्या होता है, मान लो ये पानी की एक लेयर, ये पानी की दूसरी लेयर, ऐसे नीचे नीचे लेयर, नीचे नीचे लेयर ऐसे जाती जा रही है। अब अपन एक छोटे एरिया की बात करेंगे, इसे पूरी नदी की बात नहीं करेंगे, एक छोटे एरिया की बात करो। मान लो यहाँ से हमने यहाँ तक का एरिया ले लिया, ठीक है, छोटे एरिया की बात कर रहे हैं अपन ने, इतना एरिया ले लिया। अब देखो इस एरिया में अपन को समझ में क्या आ रहा है, अगर ये वाटर की लेयर है, मतलब एक एक मॉलिक्यूल की लेयर है, मान के चलो एक एक मॉलिक्यूल की वाटर की लेयर है, अगर इसके ऊपर अपन ने कोई भी पुट्ठा वगैरह रख दिया और उसको अपन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, अब देखो हाथ से नहीं खींच सकते इसलिए हमने पुट्ठे का एग्जांपल दिया। इसी साइज का मान लो एक कोई भी पुट्ठा रख दिया और उसको अपन खींच के आगे ले जाएंगे, तो क्या होगा, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, इसकी वेलोसिटी इस साइड को होगी, ठीक। अब जो इसकी वेलोसिटी होगी वो, अब देखो अगर नीचे वाले और इसके बीच में रेजिस्टेंस नहीं होता तो केवल ऊपर वाला आगे जाता, ठीक, केवल ऊपर वाला आगे जाता, लेकिन इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो नीचे वाले को भी अपने साथ लेके जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। अगर ऊपर वाला और नीचे वाले के बीच में नहीं होता तो आगे वाली चली गई, इसको पता भी नहीं चला, लेकिन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब जो फोर्स रोक रही है। अब अगर रेजिस्टेंस है तो ये इसको आगे जाने से रोकेगी, है ना, ये बोलेगी पीछे रोको, ये आगे जाएगी। अब ये इसको रोक तो पाएगी नहीं, खुद थोड़ा सा आगे हो जाएगी, ठीक, थोड़ा सा ये इसकी स्पीड रोक देगी, थोड़ा सा ये आगे हो जाएगी, मतलब इसके कारण इसमें कुछ स्पीड आ गई, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एक फोर्स है, कौन सी फोर्स है, विस्कस फोर्स है। फिर जो भी स्पीड आएगी अपन को पता है ऊपर वाली से थोड़ी सी कम आएगी, ऊपर वाली से थोड़ी सी कम आएगी, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं v डैश, ठीक, इसको लिख देते हैं v डबल डैश, इसको लिख देते हैं v ट्रिपल डैश, है ना, केवल समझाने के लिए। अपन को पता है कि ऊपर से जब नीचे आ रही तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, क्यों, इसने खींचा, इसमें थोड़ी सी फोर्स लगी, उससे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, लेकिन ऊपर वाली से कम। फिर इस वाली ने इस वाली को खींचा, थोड़ी फोर्स लगी, कुछ वेलोसिटी आई, ऊपर वाली से कम, ऐसा ही इस वाली कम वेलोसिटी से इसको दिए तो इसके पास और कम आई, ठीक है। तो वेलोसिटी धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आ रही वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है, अपन को मालूम है। अब कितने एरिया की बात कर रहे हैं अपन, केवल इतने एरिया की बात कर रहे हैं ना, बाकी अपन को नदी से कोई लेना देना नहीं, अपन इतने एरिया की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये बताओ, ऊपर की वेलोसिटी लग रही, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी और ऊपर और नीचे, सबसे पहला क्वेश्चन ऊपर और नीचे वाली लेयर, टॉप लेयर और सेकेंड लेयर। तो टॉप लेयर का मूवमेंट अपन को मालूम है कि अपन ने खुद कराया, सेकेंड लेयर का मूवमेंट क्यों हो रहा है, बताओ, पहला क्वेश्चन। भी फोर्स लग रहा है ऊपर वाली, हाँ, सेकेंड लेयर का मूवमेंट हो रहा है फोर्स के कारण, जिसका नाम है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मतलब क्या होता है, देखो, फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, है ना, जैसे फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, उसके कारण विस्कस फोर्स हो रहा है। अब सेम चीज अगर सॉलिड में होती है उसको अपन फ्रिक्शन कह देते हैं, सेम चीज लिक्विड में है इसलिए अपन बोलेंगे विस्कस फोर्स। तो सेकेंड लेयर का मूवमेंट क्यों हो रहा है, विस्कस फोर्स के कारण, उसके नीचे की जितनी भी लेयर का मूवमेंट हो रहा है विस्कस फोर्स के कारण। अब बोलेंगे कि एक नदी में, मान लो एक नॉर्मल सी नदी है, उसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर की स्पीड होगी और एक नीचे वाली लेयर की स्पीड होगी, तो तेज स्पीड किसकी होगी, ऊपर या नीचे, ऊपर, ऊपर, क्यों, ऊपर सबसे तेज वेलोसिटी रहेगी, नीचे नीचे आते आते नदी शांत होती है, कम वेलोसिटी रहती है। अगर ये तो नॉर्मल होता है कि अगर ऊपर से फोर्स लगा, अगर किसी चीज में नीचे से फोर्स लग रही है, मान लो एक तो हमारे पास क्या कहते हैं, पानी है, मान लो चलो पानी है कैसा भी,
पानी में अपन ने पोर्टफोलियो रखा, नीचे साइड रखा और नीचे से खींचा, तो नीचे वाले फोर्स होता है। फिर नीचे की फोर्स ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि पहली जो वेलोसिटी है वो पोर्टफोलियो के ऊपर पानी तो खींचेंगे तो पानी। हाँ, तो सबसे नीचे वाली सबसे तेज, फिर ऊपर ऊपर जाते जाते मंदी होती जाएगी। तो जिसको अपन खींचेंगे वो सबसे तेज रहेगी और बाकी की अगली लेयर उससे थोड़ी कम वेलोसिटी की रहेंगी। अब देखो, मान लो अपन ने ये लिया एरिया, इस एरिया को अपन ने लेते हैं ए, ठीक है, अभी एरिया बस ले लिया ए। अब अपन जिस हाइट तक की बात कर रहे हैं, अगर मान लो अपन एक हाइट की बात कर रहे हैं, इस हाइट को अपन लिख लेते हैं y, ठीक, इस हाइट को अपन ने y लिख लिया या फिर डेल्टा y लिख लो, डेल्टा y मतलब चेंज इन हाइट। ये हाइट देखो, जमीन से यहाँ तक की कुछ हाइट होगी y, ये y डैश ले लो, यहाँ तक की होगी y माइनस y डैश अपन ने डेल्टा y की हाइट ले ली। तो ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट अपने पास क्या है, डेल्टा y। अब बताओ, एक डेल्टा y अपन को पता चल गया कि क्यों, जिस हाइट को अपन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो है डेल्टा y। अब स्पीड सबसे ऊपर डेल्टा y के, जो डेल्टा y है उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड रहेगी सबसे ज्यादा, उसको अपन ले लेते हैं v, यानी मान लो v ले लिया, ठीक, v ले लिया। अब जो नीचे वाले पॉइंट में रहेगा, आखिरी वाले पॉइंट में, उसमें स्पीड रहेगी सबसे कम, मतलब जितना एरिया अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें सबसे कम स्पीड इस वाली लेयर की होगी, है ना। तो उसको अपन ले लेते हैं v डैश। अब सबसे ज्यादा वाली स्पीड और सबसे कम वाली स्पीड के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको अपन क्या लिखेंगे, v माइनस वी डैश इक्वल टू डेल्टा v। डेल्टा v क्या है, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड के बीच का डिफरेंस। एक हाइट अपन ने ली जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाली हाइट की वेलोसिटी और सबसे नीचे वाली हाइट की वेलोसिटी के डिफरेंस को अपन ने ले लिया डेल्टा v। ये समझना है। अब देखो, अगर अपन डेल्टा v बाई डेल्टा y लिखते हैं, इसको अपन कहते हैं विस्कोसिटी ग्रेडियंट, नहीं सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको अपन कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्यों? क्योंकि अपन को ये बताता है कि स्पीड चेंज हो रही है अपॉन इतनी स्पीड जो चेंज हुई। मान लो सबसे ऊपर स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और सबसे नीचे कितनी स्पीड है, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, तो माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज कितना आया, चेंज अपना आया 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो 30 किलोमीटर पर आवर चेंज आया है, कितनी हाइट में आया, 30 किलोमीटर पर आवर कितनी हाइट में चेंज आया है, इसको अपन कैसे बताएंगे। मान लो जिस भी हाइट में चेंज आया उसको अपन ने ले लिया 10, तो 10 मीटर की हाइट पे 30 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया। अब यूनिट सेम कर देंगे तो ये अपन को मिल जाएगा विस्कोसिटी ग्रेडियंट। अब विस्कोसिटी ग्रेडियंट मतलब समझ में आ गया, तो यहाँ पे लिखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो सबसे पहले अपन को वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब समझ में आया। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, हाँ देखो, जो वेलोसिटी की यूनिट होगी वही चेंजिंग वेलोसिटी की यूनिट होगी, ठीक, जो वेलोसिटी की यूनिट होगी वही चेंजिंग वेलोसिटी की यूनिट होगी। वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब ये y क्या है, हाइट है, हाइट की क्या होगी, हाइट मतलब एक लेंथ है, लेंथ की क्या यूनिट, मीटर, तो यहाँ पे मीटर से मीटर काट देंगे तो सेकंड पर सेकंड बचे, ठीक, पर सेकंड या फिर 1/s पर सेकंड। ये किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की। अच्छा, 1/s मतलब 1/1 टाइम पीरियड कहलाता है। 1/टाइम इसको अपन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, हर्ट्ज, हर्ट्ज यूनिट होती है, इसकी यूनिट अपन हर्ट्ज भी लिख सकते हैं अगर अपन चेंज करना चाहें तो। मतलब विस्कोसिटी ग्रेडियंट की जो भी यूनिट आएगी वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट के जैसे आएगी, ठीक है। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब अपन को समझ में आ गया। वेलोसिटी ग्रेडियंट के अलावा अपन को क्या देखना है, मान लो ये एरिया है, ये जो इतना वेलोसिटी ग्रेडियंट है और एक एरिया अपन ने ले लिया। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, मान लो इस एरिया की बात कर रहे हैं, अपन ने ऑब्जर्वेशनल एरिया इतना रखा। अब बताओ, एक होती है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या है अपन को अच्छे से मालूम है, जो फोर्स दो लेयर के बीच में लग रही है ना, दो लेयर के बीच में जो फोर्स फ्रिक्शन कॉज कर रही है उसको अपन विस्कस फोर्स कह रहे हैं। तो विस्कस फोर्स मतलब अपन को पता है, तो विस्कस फोर्स को जरा एफ वी लिख देते हैं, ठीक, स्मॉल वी मतलब विस्कस फोर्स के लिए लेकर। वहां पे जब तुम लोग स्कूल में लिखोगे तो ये किनारे एफ वी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स लिख के आना है। जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे उसको बताना पड़ेगा कि ये काय है। अब विस्कस फोर्स अपन को पता है, बताओ जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगी क्या। देखो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी
आगे जा रही है, तो नीचे वाली को भी आगे लेके जा रही है। अगर ऊपर वाली वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो नीचे वाली वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, ऊपर से कम ही रहेगी लेकिन पहले से तो ज्यादा हो जाएगी। अगर ये कम है तो ये भी कम रहेगी, बहुत ज्यादा हो गई तो ये भी बहुत ज्यादा। मान लो ये 50 है तो ये रहेगी 30, अगर ये 100 हो गई तो ये वाली 60 हो जाएगी। तो बताओ जितनी ज्यादा वेलोसिटी है उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स है क्या? ठीक, तो विस्कस फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल है। तो अपन लेते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली लोग विस्कस फोर्स जो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है विस्कस फोर्स, ये अपन को बात है। अब बताओ जो एरिया है, जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी क्या? नॉर्मल देखो, किसी चीज को खिसका रहे हैं, फ्रिक्शन की भी बात करो, अगर किसी पतली चीज को खिसका रहे हैं उसका सरफेस एरिया कम है तो कम फ्रिक्शन लगेगा। किसी बहुत मोटी चीज को खिसका रहे हैं तो ज्यादा एरिया कांटेक्ट में ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, है ना। अब पर यूनिट एरिया फ्रिक्शन बराबर रहेगा क्योंकि वो रेशियो है, लेकिन टोटल फ्रिक्शन तो ज्यादा लगेगा। तो जो भी अपना एरिया है वो विस्कस फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स। इतना समझ में आया? जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स। अब ये दोनों चीजें प्रोपोर्शनल है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ बी प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा बी बाई डेल्टा वाई, ये लिख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब अपन हटाएंगे तो अपन प्रोपोर्शनल साइन जब अपन हटाएंगे तो अपन को एक कांस्टेंट मिल जाएगा, उस कांस्टेंट को अपन कहते हैं ईटा। यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होता है उसको अपन कहते हैं ईटा का एन टाइप का। हाँ, तो ये हो जाएगा ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। डेल्टा वाई की जगह अपन डेल्टा एच भी लिख सकते हैं, अपन ने डेल्टा वाई लिख लिया यहाँ पे, वाई एक्सिस जैसे लिख रहे डेल्टा वाई लिख, डेल्टा एच भी लिख सकते थे। तो ये अपना काय का फॉर्मूला आ गया विस्कस फोर्स का। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आ गया ये। अब बताओ जो विस्कस फोर्स है उसकी यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड। विस्कस फोर्स की यूनिट मीटर पर सेकंड, सेकंड पर मीटर। देखो पर सेकंड यूनिट किसकी होती थी? विस्कोसिटी ग्रेडियंट की। हम पूछ रहे विस्कस फोर्स की यूनिट क्या रहेगी? अरे फोर्स है, फोर्स की क्या यूनिट होती है? न्यूटन। तो फोर्स कोई भी हो उसकी यूनिट तो न्यूटन ही रहेगी। न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो विस्कस फोर्स हो, कोई भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, सबकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसकी यूनिट अपन को पता है विस्कस फोर्स की, तो अगर कोई पूछे कि विस्कस फोर्स की यूनिट बताओ, हमेशा लिख के आओगे या तो न्यूटन या तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ बी की यूनिट लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, ये अपन ने लिख दिया विस्कस फोर्स की यूनिट। अब बताओ वेलोसिटी ग्रेडियंट की क्या यूनिट थी? पर सेकंड। वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट पर सेकंड यहाँ पे करवाइए। अब हमें बताओ ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या यूनिट होगी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट निकालो, निकालो दोनों। कैसे निकालोगे? सिंपल, बाकी सबको उस साइड लेके चले जाओ, यहाँ तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी छोड़ दो। डेल्टा वाई को उधर लेके गए तो डेल्टा एफ बी, डेल्टा वाई ऊपर आ गया तो डेल्टा वाई ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा? डेल्टा बी, तो नीचे आ गया डेल्टा बी। ए यहाँ पे ऊपर है, वहां जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा एफ इज इक्वल टू ईटा। बताओ ये आ गई, हाँ ये आ गई। एफ की क्या है? एफ की है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ लिखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेल्टा वाई क्या है? हाइट है, हाइट की यूनिट मीटर, तो यहाँ लिखो मीटर अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब मीटर स्क्वायर मीटर। अब डेल्टा भी क्या है? वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। पहले सबको मल्टीप्लाई करो तो ऊपर क्या है? यहाँ पे 2 मीटर है, तो मीटर किलोग्राम पर मीटर। मीटर स्क्वायर 2 मीटर है तो मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2। यहाँ पे 3 मीटर है तो मीटर क्यूब और सेकंड की पावर -1 और ऊपर -2 है। सेकंड को ऊपर लेके जाओ, मीटर को भी ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बन गया किलोग्राम पर मीटर। मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे मीटर क्यूब ऊपर लेके गए तो मीटर की पावर -3 आई, तो यहाँ पे देखो मीटर की पावर -3। फिर सेकंड की पावर -2 है ऊपर, सेकंड की पावर -1 को लेके जाएंगे तो सेकंड की पावर 1,
तो वहां पे लिख दिया सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर मीटर कॉमन लेंगे, 2 - 3 कितना -1, तो यहाँ पे आएगा किलोग्राम पर मीटर, सेकेंड की पावर -2 और यहाँ पे +1 है, -2 + 1 मतलब -1, तो सेकेंड की पावर -1। तो ये अपनी काय की यूनिट आ गई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की आ गई SI यूनिट। SI यूनिट क्यों? क्योंकि सब अपने फंडामेंटल फॉर्म में है, अगर सब फंडामेंटल फॉर्म में है तो इसको अपन कहते हैं SI यूनिट। अब इस SI यूनिट का नाम क्या है? जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नाम था न्यूटन, तो इस SI यूनिट का क्या नाम है? मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो ये SI यूनिट है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पॉइज्यूल। इसको अपन लिखते हैं पॉइज्यूल, POISEUILLE, ठीक है, इसको अपन लिखते हैं पॉइज्यूल। तो पॉइज्यूल का एक यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है। कौन सी यूनिट है? SI यूनिट है। अब इसकी सीडीएस यूनिट क्या होती है? अपन को मिल गई SI यूनिट। अब बताओ इसकी सीडीएस यूनिट क्या होगी? सीडीएस में क्या होता है? सीडीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तो किलोग्राम की जगह लिख देंगे ग्राम, तो ये किलोग्राम की जगह लिख दिया ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर -1, सेकेंड की जगह पे सेकेंड ही रहता है तो सेकेंड ही रहता है। तो ये कौन सी यूनिट हो गई? इसकी सीडीएस की यूनिट हो गई। इस सीडीएस की यूनिट को क्या कहते हैं? इस सीडीएस की यूनिट को कहते हैं पॉइस। सीडीएस की यूनिट को कहते हैं पॉइस। तो पॉइज्यूल SI यूनिट और सीडीएस यूनिट पॉइस। अब बताओ एक पॉइज्यूल में कितने पॉइस होंगे? एक पॉइज्यूल में कितने पॉइस होंगे? देखो अपन इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये भी सेकेंड चैप्टर में कराया था, 1000 सेकेंड चैप्टर में कराया था कैसे निकालना। देखो अपन को कुल मिला के इस वाली यूनिट को इस वाली यूनिट में चेंज करना है। अब ऐसे तो कर नहीं सकते, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये वाली यूनिट लिखी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट लिख दी। इसको अपन को चेंज करने का है ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड में। तो 1 किलोग्राम में अगर जब अपन चेंज करेंगे तो कितने? सबसे पहले सब में लगा लो ब्रैकेट, सब में ब्रैकेट लगा ली। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो यहाँ लगा दिया 1000 ग्राम ब्रैकेट के अंदर। फिर मीटर की पावर -1, मीटर की जगह सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर की पावर -1, क्योंकि ऊपर -1 लिखे तो -1 लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या आना है? S मतलब सेकेंड, सेकेंड की पावर -1 तो सेम ही रहेगी। अब बताओ यहाँ पे अपन क्या करेंगे? मीटर की पावर -1 थी, अपन ने वहां पे 100 सेंटीमीटर की पावर -1 ले ली। 100 सेंटीमीटर मतलब होल की पावर -1 है, केवल सेंटीमीटर की नहीं, होल की पावर -1 रहेगी। तो यहाँ पे भी -1 लगाना है ना, होल की पावर रहती जो भी रहती है। अब इसको अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज होगा? यहाँ पे देखो 1000 ग्राम, नीचे 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड में तो नीचे सेकेंड ले लिया, 2 जीरो से 2 जीरो हटाए, मतलब ऊपर क्या बचा? 10 ग्राम्स पर 10 ग्राम। सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को वापस ऊपर ले गए तो पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ग्राम सेंट और पर सेंटीमीटर पर सेकेंड को अपन क्या लिखते हैं? पॉइस। ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड को अपन लिखते हैं पॉइस। तो जब अपन पॉइज्यूल से पॉइस में आए तो 10 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब एक पॉइज्यूल 10 पॉइस के बराबर होता है। ठीक है, एक पॉइज्यूल 10 पॉइस के बराबर होता है। अब अपन ने देख लिया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देख लिया विस्कोसिटी ग्रेडियंट, देख लिया विस्कोसिटी ग्रेडियंट के अलावा अपन ने क्या देख लिया? एरिया जिसमें लग रहा है वो भी देख लिया, विस्कस फोर्स भी देख लिया ना। विस्कस फोर्स एक फोर्स है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक कांस्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट है, क्यों? अपन ने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तभी आया कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस n को क्या कहते हैं? n को अपन कहते हैं ईटा, ईटा। फिर बाकी सबसे अपन को समझ में आ गया, ईटा की अपन ने वैल्यू निकालना देख लिया। अब जरा सबका डायमेंशनल फार्मूला बताओ, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशनल फार्मूला m0 L0 t -1, तो m0 L0 t -1। एरिया का तो पता है तुम लोग को, और एरिया का भी पता है, लेंथ का भी पता है, विस्कोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट का अपन ने देख लिया।
ये फोर्स जो भी विस्कस फोर्स है इसका क्या रहेगा, इसका तो वही फोर्स का मतलब mlt माइनस 2, तो विस्कस फोर्स का रहेगा mlt माइनस 2 मतलब फोर्स के सर विस्कोसिटी ग्रेडियंट का बता दो बस। kg मीटर ना, n मास, हाँ विस्कोसिटी ग्रेडियंट का क्या, m1 n माइनस 1 d माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया विस्कोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला। अब और क्या पढ़ाना था आज, लगाएं कॉर्स। चलो अब अपन ने वेलोसिटी विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया कि विस्कस फोर्स रहती है कितनी, इसका अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया। लेकिन अब अपन ने देखा कि ये बोलते हैं स्टोक्स लॉ है ना, ये नॉर्मल विस्कस फोर्स अपन ने बता दी कि ऐसी ऐसी कितनी रहती है। अब देखो एक चीज और, जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है लिक्विड की प्रॉपर्टी में। यानी लिक्विड जो भी रहेगा, शहद ज्यादा विस्कस है तो शहद का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बड़ा होगा, वाटर कम विस्कस है तो वाटर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी छोटा होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर से थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें रहती हैं। इसमें दो दीदियां केवल उतना बताते हैं, यहाँ पे लास्ट टॉपिक है स्टोक्स लॉ। हाँ पढ़ा है तो मैं क्या कर, इसमें लिखा था विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस रैपिडली विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। यही अभी बताया कि जो विस्कोसिटी है लिक्विड की कम हो जाए, कम हो जाएगी, क्यों, गर्म हो जाएगा, गर्म चीज ज्यादा फिसलती, वैसे ही बताया तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी अगर अपन लिक्विड को गर्म कर देंगे। गर्म करने से मतलब विस्कस फोर्स कम हो जाती है। फिर इसमें लिखा है कि यानी अगर गैस है, इसी के केस में अगर गैस है तो वहां पे विस्कस फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, नहीं गैस इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ अगर गैस है तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे। इसका एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के कारण हो सकता है, क्योंकि गैसियस पार्टिकल में मूवमेंट ज्यादा हो जाता है तो वहां पे फोर्स यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बढ़ जाती होगी। तो अगर अपन पानी को गर्म कर रहे हैं तो विस्कस फोर्स कम हो जाएगी, और हवा को गर्म कर रहे हैं तो विस्कस फोर्स बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे लगा है अमाउंट ऑफ मैटर से विस्कस फोर्स चेंज नहीं होती है। अपन को पता है कि जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर है उससे विस्कस फोर्स चेंज नहीं होती, मतलब इसकी जगह अगर हम ज्यादा अमाउंट भी ले लेते तो विस्कस फोर्स चेंज नहीं होती। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि देखो विस्कस फोर्स एक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रही है, तो पर यूनिट फोर्स तो बराबर ही रहेगी। तो ये कह सकते कि ज्यादा मैटर ले लिए तो फोर्स बढ़ गई, यानी अमाउंट ऑफ फोर्स बढ़ गई, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, है ना। विस्कस फोर्स अलग चीज है। अगर देखो अपन ज्यादा बड़ी लेयर ले लेंगे तो विस्कस फोर्स बढ़ जाएगी, क्यों, अपन को पता है फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गई, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो वही रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं बढ़ेगा। वहां पे थोड़ा सा यानी ये समझ लेना कि जो विस्कोसिटी के नीचे लिखा है नहीं घटने बढ़ने का, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बात की बात हो रही है, विस्कस फोर्स की बात नहीं हो रही, ठीक। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तुम्हारा सेम ही रहेगा अगर तुम्हारा एरिया बढ़ जाता है तब भी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, वहां पे एक चीज और लिखी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसमें लिखा है कि मैटर के अमाउंट से चेंज नहीं हो रही विस्कोसिटी, देखो विस्कोसिटी चेंज, यहाँ पे लिखना कि मैटर का अमाउंट चेंज होने से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज नहीं होगा, ठीक। वहां पे नोट्स में सुधार देना कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज नहीं होगा अगर मैटर का अमाउंट बढ़ भी जाए, उसमें लिखे इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी चीज के मास पे डिपेंड नहीं करती। जो भी प्रॉपर्टी किसी चीज के मास पे डिपेंड ना करे उसको अपन कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे मान लो डेंसिटी, किसी चीज की डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है क्या, देखो नॉर्मल सी बात है, मास पे डिपेंड करने का मतलब बताते हैं। अगर किसी चीज की डेंसिटी है मान लो 10, ठीक, किसी चीज की डेंसिटी है 10, अब अगर अपन उसका छोटा सा पार्ट लेंगे उसकी भी डेंसिटी 10 होगी, बड़ा पार्ट ले लेंगे उसकी भी डेंसिटी 10 होगी, तो अपन ने मास बढ़ा दिया इसमें, लेकिन वॉल्यूम भी तो बढ़ गया, मास बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। मास अपॉन वॉल्यूम हमेशा बराबर ही रहेगा अगर ऑब्जेक्ट सेम है, तो मास अपॉन वॉल्यूम बराबर रहेगा, मतलब डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो डेंसिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती। कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है लिखवा देंगे, लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर विस्कस फोर्स ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई।
ठीक है, विस्कोसिटी में कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्या समझ में नहीं आया? सब समझ में आ गया? कॉफी बनाओ। नहीं निकाला। एक मिनट। हेलो। हाँ यार सॉरी यार, उल्टा बोल दिया। पानी रखो ना सुबह को। पानी बन गया। पानी बन गया। लोग ऐसे फोटो खींचते भेजते हैं, तो खराब है। कहाँ भाई? चल ठीक है। देखती है इसको। फोन दे। हमारी क्या भाई? अरे देख ले मेरे बैग में है। जल्दी दे मेरे को, मैं देख लिया था जल्दी दे। पानी भी ना तेरे से महंगा है, तैयार रखना पड़ेगा। चलो स्टोक्स लॉ क्या कहता है? अच्छा देखो, विस्कोसिटी में एक चीज बताना भूल गए। देखो जब अपन एफ भी देखते हैं, मतलब विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने? ईटा ए और वेलोसिटी का ग्रेडियंट ले लिया था, वेलोसिटी का ग्रेडियंट ले लिया था। अब अपन इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन वगैरह कैसे करना है तुम लोग उसमें देख लेना, एनर्जी वाली डेफिनेशन तुमको मिल जाएगी नेट में। तो इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है विस्कोसिटी की, अब समझा दिए कैसे, लेकिन जो इसकी अच्छी प्रॉपर डेफिनेशन है वो तुमको मिल जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की भी प्रॉपर डेफिनेशन आ सकती है। तो इन दोनों की डेफिनेशन, एक विस्कस फोर्स की और एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की खास कर देख लेना। तो इन दोनों की डेफिनेशन आ सकती है। अब इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन ये बन जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? मान लो विस्कस फोर्स, अब इस एरिया को यहाँ लेके जाओ, इस एरिया को अगर यहाँ लेके जाएंगे और इसको ले लो 1, जो अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट को ले लो 1, ठीक, वेलोसिटी ग्रेडियंट को अपन 1 ले सकते हैं, 1 ले लिया तो मतलब ये पूरी टर्म 1 हो गई। इधर जाएगी तो भी 1 रहेगी। अब एक ले लिया फोर्स और इस एरिया को नीचे लिया है, तो अब यहाँ का अकेला n बचेगा। कैसा लिखने लगेगा? n इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए, और इसको पूरे को 1 ले लिया तो 1, ठीक, ऐसा लिखने लगेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिटी, ठीक। एक डेफिनेशन ये सिंपल सी बन जाएगी कि बोलेंगे अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन बताओ तो बोलेंगे विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, ठीक है। और बाकी और अच्छी अच्छी डेफिनेशन तुम लोग गूगल में देख लेना। एक ये चीज बता रही थी कि डेफिनेशन आ सकती है इसकी। दूसरी ये चीज की, देखो अपन ने विस्कस फोर्स ली, अब बताओ अगर यहाँ पे वेलोसिटी आ रही सबसे ऊपर वाली लेयर की, तो कुछ वेलोसिटी कम होगी नीचे वाली लेयर की। अब बताओ
ऊपर वाली लेयर को जो विस्कस फोर्स लग रही है, सबसे पहले ऊपर वाली लेयर को एक्सटर्नल फोर्स लगी, मतलब देखो यहाँ पे मैंने पुट्ठा रखा था ऊपर, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगी उस डायरेक्शन में लगी। बताओ विस्कस फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? विस्कस फोर्स किस डायरेक्शन में? विस्कस फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। जो नीचे वाला है यहाँ पे जो इरेगुलरिटी है उसको आगे नहीं जाने दे रही ना, फ्रिक्शन मतलब आगे नहीं जाने दे रही। अगर आगे नहीं जाने दे रही तो किस साइड फोर्स लगा रही? इस साइड फोर्स लगा रही। अब चूंकि वो इस साइड फोर्स लगा रही और उसको आगे नहीं जाने दे रही, लेकिन उसको तो आगे जाना है, तो एक खुद खींच के आगे हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। अगर मान लो हाथ है हमारा, हाथ को ऐसे आगे जाना है, आगे जाना और ये वाला हाथ रोक रहा है, तो ये इसको आगे नहीं जाने दे रहा। अगर इसकी फोर्स पर्याप्त है तो ये रोक लेगा, लेकिन अगर इसकी फोर्स ज्यादा है तो ये आगे लेके चला जाएगा। मतलब जो इसने फोर्स लगाई तो उसी डायरेक्शन में, लेकिन काफी नहीं थी कि इस हाथ को रोक सके। वैसे ही सेम है, जो अपनी विस्कस फोर्स लगी तो इस डायरेक्शन में, लेकिन काफी नहीं थी कि ऊपर वाले को रोक सके, इसलिए इसकी वेलोसिटी खुद आगे की तरफ हो गई। तो विस्कस फोर्स फ्रिक्शन फोर्स की जैसे तो हमेशा लगेगी उल्टी डायरेक्शन में, ये अपन को क्लियर है। तो विस्कस फोर्स हमेशा लगेगी उल्टी डायरेक्शन में। विस्कस फोर्स की जो है वैल्यू आई ये इतनी आ गई, ठीक है। जैसे अपन फ्रिक्शन की भी वैल्यू निकालते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है? मान लो म्यू एन आ गई, म्यू एन फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है, इसको पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर भी ना लगाए, अगर यहाँ पर अपन विस्कस फोर्स ना लेकर और बोलेंगे एक फोर्स लग रही है, केवल वो बात करें एक फोर्स, देखो विस्कस फोर्स एक फोर्स है, अगर अपन यहाँ पर भी ना लगाए, बोले केवल एक फोर्स लग रही है, अगर यहाँ पर अपन एफ बस लिख लेंगे तो यहाँ पर अपन को माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोलेंगे एक फोर्स लग रही है नीचे से, वो फोर्स किस डायरेक्शन में, तो अपन को बताना पड़ेगा फोर्स पीछे की डायरेक्शन में। तो अगर बोलेंगे फोर्स लग रही तो वहां पे पीछे की डायरेक्शन में, मतलब एक नेगेटिव फोर्स लग रही, तो वहां पे अपन को माइनस ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केवल एक फोर्स की बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं अगर विस्कस फोर्स की, अगर बात करें वापस विस्कस फोर्स लग रही, तो अपन को पता है कि विस्कस फोर्स तो उस डायरेक्शन में लगती है, तो विस्कस फोर्स की बात करेंगे तो नेगेटिव लगाने की नीड नहीं है। लेकिन अगर एक फोर्स की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव लगाने की नीड है। तो अगर यहाँ पे v लगा है तो नेगेटिव मत लगाना, v नहीं लगा तो नेगेटिव लगा के आना, ठीक। तुम लोग को तो ऐसे पूछेगा तो नहीं, समझाने के लिए आया तो वहां पे v लगा देना और लिख देना विस्कस फोर्स है, तो नेगेटिव लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। सेम फ्रिक्शन के केस में भी होता है। अगर अपन बोलते कि किसी पे फ्रिक्शन लग रही तो बोलते ठीक है म्यू एन लग रही, और बोलते एक फोर्स लग रही तो बोलते अच्छा एक फोर्स लग रही जो पीछे की तरफ लग रही तो माइनस लगा देते हैं, और जिसका मैग्नीट्यूड है म्यू एन, ठीक है। जो फोर्स में माइनस लगाना है और विस्कस फोर्स में माइनस नहीं लगाना है। अब अपन आ जाते हैं स्टोक्स लॉ पे। स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ ये बताता है कि मान लो कोई भी चीज अगर गिर रही है, हवा से गिर रही, किसी भी फ्लूइड में गिर रही, चाहे मान लो हवा में गिर रही या फिर पानी में गिर रही, पानी में गिरने का ले लो, हवा में गिरने का ले लो, किसी में भी ले सकते हैं। मान लो पहले हवा का ले लो, हवा से अगर कोई चीज गिरती है तो नीचे क्यों आती है? ग्रेविटी के कारण आती है, ग्रेविटी के कारण आती है, अपन को पता है। मान लो यहाँ पे पूरी जगह हवा है, नीचे आ रही है ग्रेविटी के कारण। अब ये ग्रेविटी के कारण अगर नीचे आ रही है तो बताओ यहाँ पे आसपास एयर, अगर आसपास एयर है तो एयर के पार्टिकल को भी नीचे ला रही होगी, जैसे पुट्ठा ला रहा था तो एयर के पार्टिकल को भी नीचे ला रही होगी, मतलब ये आसपास की एयर के पार्टिकल को भी नीचे ला देगी, मतलब उसकी वेलोसिटी इसने नीचे कर दी। बगल वाले पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे आएगी लेकिन थोड़ी कम होगी, और बगल वाली पार्टिकल की वेलोसिटी भी नीचे आएगी लेकिन थोड़ी कम होगी। अपन को मालूम है ऐसे ही सेम इस साइड भी होगा, वेलोसिटी नीचे आ रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। अब बताओ यहाँ पे ये वाला पार्टिकल कौन सी फोर्स लगा रहा है रोकने के लिए? विस्कस फोर्स लगा रहा है। सेम जो यहाँ पे मॉलिक्यूल रहेंगे उसमें ये वाला पार्टिकल भी विस्कस फोर्स लगाएगा, मतलब अपन को पता है कि विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है ना, ये समझ में आ रहा है। विस्कस फोर्स मोशन के अपोजिट में लगती है फ्रिक्शन फोर्स जैसे, मतलब ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स लग रही है। यहाँ पर काय की बात करी? हवा की बात करी। हवा में इतना केवल समझाने की बात है कि हवा में ग्रेविटी से नीचे आ रही है, ऊपर की तरफ एक एयर के कारण एयर रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस लग रही है, जो कि क्या है? विस्कस फोर्स। अब एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर के द्वारा जो रुकावट हो रही, अब फ्रिक्शन के कारण तो होगी नहीं, फ्रिक्शन के कारण क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड की बात हो रही, अगर फ्लूइड की बात हो रही तो विस्कस फोर्स के कारण होगी। तो जो भी एयर ड्रैग होता है या फिर एयर रेजिस्टेंस होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है विस्कस फोर्स के कारण। ये समझना, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसको कौन रोक सकता है? उसको रोक सकते केवल विस्कस फोर्स। जब अपन सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर अपन ने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं हमेशा कि एयर रेजिस्टेंस 0 ले लो, लेकिन यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि अच्छा उसको थोड़ी सा रोकेगा भी कोई, कौन रोकेगा? विस्कस फोर्स रोकेगी। तो ये समझ में आ गया, विस्कस फोर्स रोकेगी।
अब जो विस्कस फोर्स रोकेगी वो किसके बराबर रहेगी? जो विस्कस फोर्स रोकेगी उसको अपन लिखेंगे एफ बी। विस्कस फोर्स रोक रही है वो होती है 6 पाई आर ईटा वी। ठीक है, 6 पाई आर ईटा वी के बराबर होती है विस्कस फोर्स जो इसको रोकेगी। ये लॉ किसने दिया? स्टोक्स ने, इसलिए इसका नाम आ गया स्टोक्स लॉ। ठीक, अब यहाँ पे 6 क्या है मालूम है? 6 तो नंबर है, पाई क्या है? नंबर है, मतलब ये दोनों तो कांस्टेंट है। ये 6 पाई तो हमेशा सेम रहेगा। आर क्या है? आर है ऑब्जेक्ट का रेडियस। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस है आर। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रेडियस को अपन ने आर ले लिया। अब ईटा क्या है? एंगल ईटा। अच्छा, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी बताया ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड पे। यहाँ पे एयर है मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा। इसी को अगर अपन ने पानी में डाला होता तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होता। फिर वी क्या है? वी है वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? पहली लेयर की वेलोसिटी। पहली लेयर की या फिर किसी की भी वेलोसिटी को अपन कहते हैं वी। अब पहली लेयर की वेलोसिटी किस पे निर्भर करेगी? इस पे निर्भर करेगी, है ना? जो भी अपना ऑब्जेक्ट रहेगा वही जब अपन नीचे आ रहा है तो अपन अपने साथ इनको ला रहे हैं, तो इस लेयर की वेलोसिटी इस पे निर्भर करेगी। तो अपन वी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ईटा क्या है? ईटा मालूम है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। आर की लिख लो रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो अब बताओ, अपन को पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? यहाँ पे एयर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत छोटा रहता है, मतलब ये फोर्स पर्याप्त नहीं रहती कि इसको रोक सके। तो एयर में तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो यही है लेकिन उतना काम करता नहीं। इसकी एप्लीकेशन काय में समझ में आती है? इसकी एप्लीकेशन समझ में आती है वाटर में। अब देखो वाटर में क्या होगा, मान लो यहाँ तक वाटर है, यहाँ पे अपन ने डाल दिया एक ऑब्जेक्ट, नीचे डाल दिया। अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मान लो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट गिरते गिरते नीचे आएगा। अपन को मानो ऑब्जेक्ट गिरते गिरते नीचे आ रहा है, इसमें ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी? अब देखो ऑब्जेक्ट सबसे पहले सरफेस से तो नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे सरफेस टेंशन का तो कोई काम नहीं। क्यों? अपन बल्क फिनोमेना में आ गए है ना, सरफेस फिनोमेना नहीं है। ऑब्जेक्ट नीचे आ गया मतलब बल्क फिनोमेना में आ गए। अब यहाँ पे देखो बल्क फिनोमेना में कौन सी फोर्स लगती थी जो इसको नीचे नहीं आने देती? बुओयेंसी। बुओयेंसी लग रही है। अब अपन को पता है बुओयेंसी हो जाती है कांस्टेंट, मतलब बुओयेंसी कितनी लग सकती है? मान लो ये पूरा ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट नीचे आ गया। अब यहाँ पे जो बुओयेंट फोर्स रहेगी वो कितनी रहेगी? बुओयेंट फोर्स रहेगी क्या रहती है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी। ये रहती है बुओयेंसी। बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इतना ही बढ़ेगा नहीं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी चेंज तो होगी नहीं तो डेंसिटी कांस्टेंट है। जी तो कांस्टेंट है, मतलब जो कांस्टेंट है मतलब बुओयेंसी जो कांस्टेंट होती है, मतलब बुओयेंसी इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। बुओयेंसी डिपेंड किस पे करती है कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना ज्यादा अंदर आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पूरा अंदर आ गया, अब देखो अगर आधा अंदर है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर आधा अंदर है तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, तो अपन को पता है ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना अंदर है, ज्यादा वॉल्यूम अंदर जाएगा तो बुओयेंसी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ तो पूरा वॉल्यूम अंदर आ चुका है, मतलब अब बुओयेंसी हो गई है कांस्टेंट ऑफ बुओयेंसी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे किस फोर्स के कारण आ रहा है बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब नीचे आ रहा है एमजी के कारण। ऊपर इसको कौन सी फोर्स रोक रही है? मतलब थोड़ी थोड़ी कौन रोक रहा है? बुओयेंसी। मतलब अगर नीचे इसमें फोर्स लग रही है एमजी तो ऊपर एक फोर्स लग रही है बुओयेंसी। ये तो अपन को मालूम है, ठीक है। लेकिन अब पता है विस्कस फोर्स जो होती है, तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी होगी, ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी बगल वाली लेयर्स को भी देगा। बगल वाली लेयर्स क्या करेगी? इस वेलोसिटी को रोकने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे ऊपर की साइड कौन सी फोर्स लग रही होगी? विस्कस फोर्स। ठीक, तो यहाँ पे मतलब एक विस्कस फोर्स भी लग रही है। अब बताओ ये समझ में आया? अब अपन को पता है बुओयेंसी कांस्टेंट है, बताओ विस्कस फोर्स कांस्टेंट है क्या? विस्कस फोर्स हाँ कांस्टेंट है। देखो विस्कस फोर्स कांस्टेंट नहीं है, क्यों? विस्कस फोर्स के क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले फॉर्मूला किसने दिया? स्टोक्स ने। तो विस्कस फोर्स का यहाँ पे जो एफबी है, एफबी का फॉर्मूला क्या होता है? 6 पाई आर ईटा वी, 6 पाई आर ईटा वी। 6 पाई कांस्टेंट है, ठीक है। रेडियस बताओ कांस्टेंट है कि नहीं? रेडियस तो कांस्टेंट, रेडियस थोड़ी छोटा बड़ा, रेडियस कांस्टेंट है। ईटा कांस्टेंट है कि
ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आज ही करते जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था, मतलब ईटा भी कांस्टेंट है। जो ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड या फिर फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ईटा कम था क्योंकि एयर थी तो एयर का ईटा कम होता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर का ज्यादा होता है, शहद रहता है तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और ज्यादा होते हैं, अपन को पता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। यहाँ फ्लूइड चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये पूरी टर्म हो गई अपनी कांस्टेंट। अब बताओ v कांस्टेंट है क्या? v क्या है? इसकी वेलोसिटी। इसमें फोर्स लग रही है तो जिसमें भी फोर्स लग रही है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें क्योंकि फोर्स लग रही है mg तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब v कांस्टेंट नहीं है। इतना समझ में आया? लेकिन mg तो एक कांस्टेंट फोर्स है ना। देखो mg कांस्टेंट फोर्स, अगर कांस्टेंट फोर्स लग भी रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी ना। देखो कांस्टेंट फोर्स मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। देखो mg या फिर ma ले लो, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, g 10 है, m भी कांस्टेंट है। मतलब g क्या है? एक्सेलरेशन। अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी होती है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से बढ़ती है। है ना? मतलब अगर किसी का एक्सेलरेशन 2 है और उसकी वेलोसिटी अभी 0, तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2, 2 सेकंड बाद हो जाएगी 4 और 3 सेकंड बाद हो जाएगी 6। मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, 2 का अंतर आ रहा है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने में भी वेलोसिटी बढ़ती है लेकिन कांस्टेंट बढ़ती है, ये अपन को पता है। तो अब देखो फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, कौन सा? विस्कस फोर्स। और अपन को पता है वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे तेजी से जैसे जैसे नीचे जाएगा इसकी स्पीड होती जाएगी तेज, और जैसे जैसे इसकी स्पीड तेज होगी विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब जो उसको फोर्स रोक रही है उसकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। बताओ ये समझ में आया क्या कह रहे हैं? तो जैसे जैसे स्पीड तेज हो रही है विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाते हैं इसी चीज को। अपन ने बिल्कुल बड़ा सा ले लिया। चलो ये अपन ने बड़ा सा निकाल ले लिया। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बताओ यहाँ पे बोयेंसी फिक्स हो गई क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट अंदर आ गया, मतलब बोयेंसी हो गई फिक्स। अब इससे ज्यादा बोयेंसी नहीं लग सकती, तो बोयेंसी हो गई फिक्स और ऑब्जेक्ट आ रहा है फिर भी नीचे। अब बोयेंसी फिक्स है लेकिन बोयेंसी रोकी, जितनी फिक्स है ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे भी जितनी बोयेंसी लगेगी यहाँ पे भी उतनी बोयेंसी लगेगी, यहाँ पे भी उतनी बोयेंसी लगेगी। ठीक है, तो बोयेंसी तो बराबर है, तो यहाँ पे भी जो बोयेंसी लगेगी यहाँ पे भी बोयेंसी लगेगी। बोयेंसी की जगह v बस लिख देना, वो नीचे जाएगा ना। और यहाँ पे भी बोयेंसी लगेगी, हर जगह बराबर बोयेंसी लग रही है। अब बताओ जो mg लग रहा है, mg तो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे भी लगेगा mg, तो यहाँ पे भी लग रहा है mg, यहाँ पे भी लग रहा है mg और यहाँ पे भी लग रहा है mg। मतलब दोनों फोर्स कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है, बोयेंसी भी कांस्टेंट है। लेकिन बताओ जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी स्पीड बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है क्योंकि नीचे फोर्स लग रहा है कांस्टेंट mg। अब mg चूंकि b से ज्यादा है तो इन दोनों का माइनस करने के बाद मतलब mg माइनस b हर जगह सेम आएगा, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स से नीचे जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन बताओ इसकी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी? क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी? हाँ। देखो कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ेगी। अगर केवल इतना होता, जीरो अगर इतना होता b और mg बस होते तो कांस्टेंट रेट से बढ़ती माना, है ना, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स b mg हमेशा बराबर, कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट रेट से बढ़ गई माना। लेकिन यहाँ पे विस्कस फोर्स भी है और विस्कस फोर्स की किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर v, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी v और एक ऊपर वाला साइन, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। यहाँ पे वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी तो 2 ऊपर वाली साइन लगा दी, ये भी समझ में आ गया। अब वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ रही, विस्कस फोर्स भी तो बढ़ रही। अगर यहाँ पे विस्कस फोर्स है Fb तो यहाँ पे विस्कस फोर्स बढ़ जाएगी और यहाँ पे विस्कस फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये समझ में आया? विस्कस फोर्स उसको रोक रही है। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि क्योंकि विस्कस फोर्स लग रही है और विस्कस फोर्स जैसे जैसे नीचे आ रहा है विस्कस फोर्स और ज्यादा बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे विस्कस फोर्स उसको नीचे नहीं आने दे रही थी, यहाँ पे और ज्यादा नहीं आने दे रही, यहाँ पे और ज्यादा नहीं आने दे रही, मतलब विस्कस फोर्स उसको धीमा कर रही है। लेकिन धीमा करने का क्या मतलब है? देखो धीमे करने के 2 मतलब होते हैं, अब बताते हैं। एक धीमा करने का मतलब कि किसी की वेलोसिटी है 10 और उसकी वेलोसिटी को अपन ने कर दिया 5, मतलब अपन ने उसको धीमा कर दिया। अब अगर किसी की एक्सेलरेशन है 10 और उसकी एक्सेलरेशन को अगर अपन ने 5 कर दिया, उसको भी तो अपन ने धीमा करा।
एक्सेलरेशन अगर 10 है मतलब हर सेकंड वो 10 की स्पीड बढ़ा रहा था। अब अपन ने एक्सेलरेशन कर दी 5, मतलब अब हर सेकंड उसकी 5 की स्पीड बढ़ रही है। ये समझ में आया? इसका मतलब भी धीमा करना होगा। मतलब जब अपन ब्रेक लगाते हैं तो मतलब अपन वेलोसिटी कम करते हैं कि अपन एक्सेलरेशन कम करते हैं? अपन एक्सेलरेशन कम करते हैं, है ना? एक्सेलरेशन कम करते हैं। तो एक्सेलरेशन कम करना भी धीमा करना होता है। मतलब पहले जो वेलोसिटी 10 से आगे बढ़ रही थी हर सेकंड 10, अब वो वेलोसिटी हर सेकंड 7 हो गई, अब वो वेलोसिटी हर सेकंड 5 हो गई। तो यहाँ पे अगर हर सेकंड वेलोसिटी 10 से आगे बढ़ रही थी, यहाँ पे हो गई 5, यहाँ पे हो गई 3 और नीचे एक पॉइंट आएगा जहां पे वेलोसिटी हो जाएगी 0, मतलब अब उसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। जब वो पॉइंट आएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई मतलब ये कांस्टेंट हो गया। अगर वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगी पूरी की पूरी। मतलब अब फोर्स भी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई, मतलब उसको कोई एक्स्ट्रा फोर्स जो ये विस्कस फोर्स लग रही थी, अब विस्कस फोर्स भी नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी भी नहीं बढ़ रही। तो उस वेलोसिटी को अपन कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब जब एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि ना वेलोसिटी बढ़ रही ना विस्कस फोर्स बढ़ रही, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, क्यों? तीनों फोर्स कांस्टेंट हो गए। अगर तीनों फोर्स कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तीनों फोर्स देखो कांस्टेंट नहीं, दो फोर्स मिला के एक फोर्स को कर देंगे बैलेंस, मतलब दोनों फोर्स कर देंगे बैलेंस हो गई। फोर्स बैलेंस मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको ऐसे समझो, एक पॉइंट आता है तुम्हारा, कौन सा? सबसे पहले समझ में आया, यहाँ 10 की स्पीड से वेलोसिटी बढ़ रही थी। ये नहीं कह रहे कि 10 की वेलोसिटी थी, 10 की स्पीड से वेलोसिटी बढ़ रही थी। फिर यहाँ 5 की स्पीड से वेलोसिटी बढ़ रही थी, यहाँ 3 की स्पीड से वेलोसिटी बढ़ रही, मतलब वेलोसिटी बढ़ती आ रही है। अगर यहाँ पे 150 है तो यहाँ पे 250 होगी, यहाँ पे 300 होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना? इंक्रीज हो रही, डिक्रीज नहीं हो रही, बस वेलोसिटी का रेट कम हो रहा। मतलब यहाँ पे अगर 1000 थी तो यहाँ पे हो जाएगी 1500। अब अपन को लगेगा यहाँ पे कितनी हो जानी चाहिए? 2000, लेकिन यहाँ पे होगी 1200, है ना? क्यों? क्योंकि रेट कम हो गया। यहाँ पे 1000 थी, मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई 15, मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई 2000, अपन को लगा कि यहाँ से यहाँ तक हो जानी चाहिए। पानी में कुछ फेंकती है तो स्टार्ट में प्रेशर जाती है, धीरे धीरे स्लो हो जाती है। स्लो नहीं होती, तेजी होती है, उसका रेट कम होता है। रेट कम होता है, वेलोसिटी कम नहीं हो सकती, रेट कम होगा। मतलब किसी चीज को फेंक रहे तो नीचे जाएगी, नीचे आएगी, लेकिन अपन को लगेगा मध्य नीचे जा रही है, क्यों? क्योंकि उसका रेट कम हो गया है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मान लो 1000, अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 2000, वेलोसिटी बढ़ी। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए थी? 3000, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हुई? 2500, मतलब रेट कम हुआ, है ना? वेलोसिटी बढ़ी तो फिर भी है, वेलोसिटी बढ़ी तो ये फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी का रेट कम हुआ। किसने कम किया? इस फोर्स ने कम किया। नीचे जाते जाते ये फोर्स बढ़ रही, उस फोर्स ने इसका रेट कम किया। तो वेलोसिटी का रेट कौन कौन कम करता है? विस्कस फोर्स। ये समझ में आया? अब देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, नीचे कौन सी फोर्स लग रही? सबसे पहले बताओ, mg। mg अभी ज्यादा इसलिए चीज नीचे आ रही है। ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? एक बुयांसी, ऊपर फोर्स लग रही है बुयांसी। एक और ऊपर फोर्स लग रही है विस्कस फोर्स, जो कि वेरिएबल है। विस्कस फोर्स वेरिएबल है, वो भी लग रही है ऊपर। अब अभी mg जा रहा है तो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, एक समय के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, एक समय के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट रुका नहीं, सॉरी, मतलब मान के चलो कि एक समय के बाद ऑब्जेक्ट रुके, अब केवल मान के चलो कि एक समय के बाद फोर्स होगा कि बराबर, ऑब्जेक्ट रुकेगा कहीं नहीं, ठीक, रुकेगा कहीं नहीं, जमीन तक जाएगा। मान के चलो कि एक समय बाद दोनों की फोर्स हो गई बराबर। कौन सी फोर्स? विस्कस फोर्स और विस्कस फोर्स प्लस ऊपर लगने वाली दोनों फोर्स क्या है? विस्कस फोर्स और बुयांसी। नीचे लगेगा mg। एक समय में ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगी। तो जब ये दोनों फोर्स बराबर हो गई, उसके बाद बताओ विस्कस फोर्स बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब दोनों फोर्स बराबर हो गई मतलब एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब अब इस वेलोसिटी को कोई भी एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 2500 है और यहीं पे तुम्हारी फोर्स बराबर हुई, तो इसके नीचे यहाँ पे भी वेलोसिटी 2500 रहेगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी 2500 रहेगी। वेलोसिटी 2500 रहेगी, उसके आगे फर्दर नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हो गया है 0, ठीक। तो जो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, मतलब आखिरी वेलोसिटी, जो आखिरी वेलोसिटी रहे उसके बाद सेम वेलोसिटी रहे, उस वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी कहलाएगी अपनी टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब वो आखिरी वेलोसिटी जो जिसके बाद वेलोसिटी ना बढ़े और जो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसको अपन कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये समझ में? टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? एक टाइम तक वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम होगा। एक टाइम के बाद वेलोसिटी की बढ़ने का रेट हो जाएगा 0, वेलोसिटी की बढ़ने का रेट 0, मतलब वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब
टर्मिनल वेलोसिटी अपन को मिल गई, मतलब वेलोसिटी बढ़ नहीं रही। तो यहाँ पे जो भी अपना विस्कस फोर्स होगा वो मैक्सिमम विस्कस फोर्स होगा, है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी में होता है मैक्सिमम विस्कस फोर्स, या फिर लिख लो FVT। FVT मतलब टी थोड़ा छोटा, VT मतलब विस्कस फोर्स टर्मिनल वेलोसिटी के दौरान। तो जो विस्कस फोर्स टर्मिनल वेलोसिटी के दौरान होगा वो विस्कस फोर्स की मैक्सिमम लिमिट होगी। यहाँ पे क्या बताया, विस्कस फोर्स और बुओयेंसी किसको बराबर कर रहे हैं, mg को, मतलब ऊपर ले जाने वाली फोर्स मतलब रोकने वाली फोर्स नीचे लाने वाली फोर्स को कर रही बैलेंस। तो यहां से अपन को क्या मिलता है, यहां से देखो यहां से अपन को मिलेगा ऊपर जाने वाली फोर्स को अपन लिख देंगे mg इज इक्वल टू b प्लस mg, मतलब mg बुओयेंसी और विस्कस फोर्स को बैलेंस कर दी कहां पे, यहां पे अपन को टर्मिनल वेलोसिटी मिली। अब इसके जरा फॉर्मूला देखो, सबके फॉर्मूला। m क्या है, m इसका मास है, m इसका मास है, इसका मास मतलब इसकी डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम। तो m हो गया डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू 10 इनटू g, है ना, g लेके चलते। b क्या है, b मतलब मैक्सिमम बुओयेंसी, मैक्सिमम बुओयेंसी मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहां पे देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ विस्कस फोर्स। कई बार बता चुके, डेंसिटी ऑफ बुओयेंसी मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ, विस्कस फोर्स। अरे विस्कस फोर्स का वॉल्यूम क्या होगा यार, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट रहेगा उसी हिसाब से बुओयेंसी मेंटेन रहेगी ना। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। तो उसमें H2 लेके 1000 रहेगा ना, क्या डेंसिटी, हाँ डेंसिटी 1000 रहेगी, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का लेना है। अब प्लस क्या करना है, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स कहाँ की निकाल रहे हैं अपन, विस्कस फोर्स टर्मिनल वेलोसिटी के दौरान, मतलब मैक्सिमम विस्कस फोर्स। मैक्सिमम विस्कस फोर्स कितनी रहेगी, यहाँ पे अपन ले लेंगे स्टोक्स लॉ ने क्या बोला था, विस्कस फोर्स क्या होती है 6 पाई r ईटा v टर्मिनल। v टर्मिनल क्यों लिया, क्योंकि अपन को वहां की विस्कस फोर्स निकाली, यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब इनने मिलकर इनको बैलेंस किया टर्मिनल वेलोसिटी पे, तो ये अपन ने निकाली टर्मिनल वेलोसिटी की विस्कस फोर्स। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, बताओ। इसको ले आओ इधर, इस वाले को इधर ले आओ, या फिर इसको इधर ले जाओ, एक ही बात है। अपन इस वाले को इधर ले आएंगे। अच्छा देखो यहाँ पे चीज है, G से G कट जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे। तो ऑब्जेक्ट v ऑब्जेक्ट g माइनस pl v ऑब्जेक्ट g इज इक्वल टू 6 पाई r ईटा v। इतना आ गया। अब यहाँ पे v ऑब्जेक्ट और v ऑब्जेक्ट और g कॉमन है, तो यहाँ पे v ऑब्जेक्ट और g को कॉमन लेंगे, v ऑब्जेक्ट g, इनको ले लिया अपन ने कॉमन। अंदर क्या बचेगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इतना बचा अंदर, इज इक्वल टू 6 पाई r ईटा vt। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे तो vt उधर ले लिया, बाकी इस पूरी टर्म को इधर ले आएंगे। तो v ऑब्जेक्ट ग्रेविटी डेल्टा ऑब्जेक्ट माइनस डेल्टा लिक्विड अपॉन 6 पाई r ईटा इज इक्वल टू vt। ये अपना आ गया। अब देखो इतना भी पर्याप्त है, इसको लेके थोड़ी सी और सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ी सी और सिंप्लीफाई अपन कैसे कर सकते हैं, इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, इसका वॉल्यूम इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अपन को मालूम है इसका वॉल्यूम इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। इसको ले लो एक पल के लिए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, ये स्फेरिकल। तो अगर ये ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, देखो स्फेरिकल नहीं होता तो इतना पर्याप्त, अगर स्फेरिकल नहीं हो तो इतना फॉर्मूला पर्याप्त है। अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है तो क्या होगा, स्फेरिकल में होगा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अपन को पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे लिखा अपन ने 4/3 पाई आर
क्यूब जी, रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड अपॉन 6 पाई आर थीटा। ये आ गया। अब देखो ये अपॉन कर ले, 3 नीचे आ जाएगा है ना, 3 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, तुम लोग कर लेना। आखिरी में क्या होगा जब अपन अपॉन करेंगे, देखो ऐसा अपॉन का यही मतलब होता है ना कि 3 नीचे आ गया, यही मतलब होता है। 3 इंटू 6 18, तो कितना है 18, 4 अपॉन 18 मतलब 2 अपॉन 9, 4 अपॉन 18 मतलब 2 अपॉन 9, तो यहाँ पे आ गया अपना 2 अपॉन 9। पाई से पाई कट गया, आर से एक आर करेंगे, आर से एक आर कट गया, मतलब यहाँ पे बचा आर स्क्वायर। अब थीटा बाकी कुछ नहीं कट रहा, तो अपना फाइनली क्या बनना, अपना फाइनली बनना 2 अपॉन 9 20 अपॉन आर स्क्वायर जी, नीचे थीटा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला का आएगा स्फेरिकल। ये अपना फॉर्मूला आ गया। अगर स्फीयर अंदर जा रहे हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, इस फॉर्मूला को भी याद रखना है ना। वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल ऑब्जेक्ट में अगर स्फीयर है तो ये फॉर्मूला आता है। इसका डेरिवेशन डेरिवेशन इसकी समझ में आ गई। हाँ, अब क्या क्या देख लिया अपन ने, विस्कस फोर्स देख लिया, स्टोक्स लॉ देख लिया, टर्मिनल वेलोसिटी। विस्कस फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला जो सीधी वाली विस्कस फोर्स देखी थी उसका क्या फॉर्मूला होता था, उसका फॉर्मूला होता था ईटा ए और इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिर स्टोक्स लॉ का क्या फॉर्मूला होता है 6 पाई आर ईटा वी, और माइनस कब लगाना है अगर फोर्स की बात करें, अगर विस्कस फोर्स की बात करें तो माइनस नहीं लगाना है। फिर स्टोक्स लॉ में टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है 2 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। स्टोक्स लॉ तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टोक्स लॉ में क्या केवल बताया कितनी विस्कस फोर्स लगी है, स्टोक्स लॉ में तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब स्टोक्स लॉ कहीं से आया नहीं है ना, उसको अपन को वैसे का वैसा याद करना है। स्टोक्स लॉ कहां से डराइव हुआ ऐसा कुछ नहीं आएगा, स्टोक्स लॉ को वैसे का वैसा डराइव करना है, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन आ सकता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन ये बताया। अब बताओ टर्मिनल वेलोसिटी वाले केस में कोई दिक्कत थी कि नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, वेलोसिटी बढ़ रही है और 2500 क्या हो रहा है या 3000 फिर होगा, नहीं होगा ना, यहाँ और कम होता जाएगा। अब कम भी क्यों होगा, कांस्टेंट होगी 2500 ही रहेगी। कोई भी चीज बढ़ती कब है, जब नीचे फोर्स लग रही हो, कम कब होती है जब ऊपर फोर्स। और बड़ा ट्यूब फिर, हाँ और बड़ा ट्यूब, बड़ा ट्यूब ट्यूब मतलब एक टब डायग्राम में ये अगर बड़ा हुआ तो भी क्या विस्कस फोर्स तो नहीं लगेगी, विस्कस फोर्स एक टाइम में constant है। डिपेंड कर ही नहीं रही है, इस फ्लूइड पे डिपेंड कर रही है। अगर शहद होगा तो ये अपना शहद होगा तो क्या होगा, अपना विस्कोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा, मतलब ईटा ज्यादा हो जाएगा। अगर ईटा ज्यादा हो गया तो पूरी कम हो जाएगी, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर शहद है मतलब विस्कोसिटी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ा तो टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले कुछ भी स्पीड रहेगी, मतलब जीरो से हुई 2000 से लगना था 4000 होगी, लेकिन कितनी हुई 3000 से कितनी हुई 3100 हुई। 3100 की बात हो गई कांस्टेंट क्यों हुई, क्योंकि ऊपर वाली फोर्सेस और नीचे वाली फोर्सेस बैलेंस हो गई, कांस्टेंट हो गई। मतलब जितनी फोर्स टोटल ऊपर लग रही, ऊपर कौन सी फोर्स लग रही, बुयांसी और विस्कस फोर्स, नीचे कौन सी फोर्स लग रही, mg। दोनों फोर्सेस अगर बैलेंस हो गई तो नेट फोर्स आ गई 0, नेट फोर्स 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, इस वाले में कोई दिक्कत नहीं। अब बता दो पहले अभी तक जो बड़ा फ्लूइड चैप्टर में उसमें कहीं पे कोई दिक्कत है क्या, रिवाइज करेंगे उसको, रिवाइज करना है, रिवाइज कर लेना। ठीक, अब थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स में आ जाओ। मान ली नोट्स कोई थे तेरे पास मेरा मेरे पास अभी तो हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत नहीं, बस फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स जल्दी वो कर लेना। नहीं एनसीईआरटी है ना उसमें सॉल्यूशन, मतलब बुक में क्या है, वैसे भी ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाना है, अपने बैग में देख नजर से क्या बता रहा हूँ। हाँ जल्दी दे दे। हाँ ना मेरा तेरे से वाले से गाड़ी ब्रांड अरे जल्दी मैं तेरा क्या करता हूँ, मेरा तेरे वाले से नहीं ना जल्दी दे
पास करेगा ना